आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सर्किल के एमटीएस पोस्टमैन के 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम इसके डिपार्टमेंट और जीके वाले पोर्शन को कवर करेंगे। इसके मैथ वाले पोर्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कवर कर सकते हैं। अगर आप एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स लेना चाहते हैं या थ्योरी वाली बुक लेना चाहते हैं या ऐसी बुक लेना चाहते हैं जिसमें हर टॉपिक के रूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। बुक्स आप कहां से ऑर्डर कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये बुक्स डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। और क्लासेस में अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हो। और पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की एक जर्नी की शुरुआत हमने की है। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ें। साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी इस जर्नी को बहुत आगे तक ले जाने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सर्किल का एमटीएस पोस्टमैन का 2024 का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग जन सुरक्षा स्कीम्स आर अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिसेस। निम्नलिखित में से कौन सी जन सुरक्षा योजनाएं डाकघरों में उपलब्ध हैं? 3 तरह की जन सुरक्षा योजनाएं हैं। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और तीसरी है अटल पेंशन योजना। तो ये 3 तरह की जन सुरक्षा योजनाएं डाकघरों में उपलब्ध हैं। अगर हम बात करें इनकी शुरुआत कब हुई, तो पहली बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, जिनकी शुरुआत 7/9/2015 में हुई थी सभी सीवीएस पोस्ट ऑफिस में। अब दूसरी बात करें, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसको 9 मई 2015 को शुरू किया गया। अब दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क क्या है? जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 में और इसे डाकघर में कब लॉन्च किया गया? डाकघर के माध्यम से ये योजनाएं लोगों को कब उपलब्ध करवाई गई? तो ये भी आपने ध्यान रखना, 7/9/2015 से। अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसे कब लॉन्च किया गया? 1 दिसंबर 2015 में 808 सीवीएस हेड पोस्ट ऑफिस में से लॉन्च किया गया था। तो ये डाकघरों में कब शुरू हुई और वैसे इनकी शुरुआत कब हुई, दोनों अलग अलग डेट्स हैं, उसके हिसाब से आपने याद रखना है। तो आप कई बार गूगल करते हैं, आपको ये वाली डेट देखने को मिलती है, पोस्ट ऑफिस में कब शुरुआत हुई तो ये वाली डेट देखने को मिलती है। तो दोनों क्या हैं? अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement is wrong in case of RPLI? Whole Life Assurance Policy ग्राम सुरक्षा, RPLI संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी, जिसे ग्राम सुरक्षा कहा जाता है, कौन सा कथन उसके बारे में गलत हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लोन फैसिलिटी आफ्टर 3 इयर्स, कि अगर आप ग्राम सुरक्षा पॉलिसी लेते हैं, होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो उसमें लोन आपको 4 वर्ष के बाद मिलता है, ना कि 3 वर्ष के बाद मिलता है। इसमें एंटर करने की मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है? 19 to 55 ईयर्स है। इसमें मिनिमम 10,000 रुपये की पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली जा सकती है। Which of the following products हैव बुक नाउ पे लेटर स्कीम? निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए अभी बुक करें बाद में भुगतान करें योजना उपलब्ध है? करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। सिर्फ स्पीड पोस्ट के लिए बुक नाउ पे लेटर वाली फैसिलिटी उपलब्ध होती है। बल्क कस्टमर इज एलिजिबल फॉर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड ही एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द डिपार्टमेंट। कोई भी बल्क कस्टमर रहेगा, थोक ग्राहक रहेगा, वही क्रेडिट फैसिलिटी के लिए एलिजिबल रहेगा, लेकिन इसके लिए उसे विभाग के साथ समझौते में प्रवेश करना होगा। और हम बल्क कस्टमर किसे कहेंगे? अब देखिए, जो बुक नो पे लेटर फैसिलिटी है उसके लिए कौन एलिजिबल रहेगा? बल्क कस्टमर एलिजिबल रहेगा। बल्क कस्टमर कहा किसको जाएगा? इज डिफाइंड एज एनीवन हु प्रोवाइड्स ₹10,000 वर्थ ऑफ स्पीड पोस्ट बिजनेस इन कैलेंडर मंथ एट अ स्पीड पोस्ट बुकिंग ऑफिस। जो स्पीड पोस्ट बुकिंग ऑफिस में एक कैलेंडर माह में 10,000 रुपये तक का स्पीड
पोस्ट व्यवसाय प्रदान करता है। यानी कि ये जो बुक नो पे लेटर वाली फैसिलिटी है आपको स्पीड पोस्ट के संबंध में मिलेगी। बट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड इन केस ऑफ पीएलआई एंड आरपीएलआई? पीएलआई और आरपीएलआई के मामले में अधिकतम बीमित राशि क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पीएलआई की बात करें, पीएलआई में मैक्सिमम 50 लाख रुपए की पॉलिसी आप ले सकते हैं। अगर आरपीएलआई की बात करें, आरपीएलआई में आप 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले सकते हैं मैक्सिमम। बट इजी Which of the following statements are correct regarding माई स्टैम्प? माई स्टैम्प के बारे में कौन सा कथन सही है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एक माई स्टैम्प शीट की कॉस्ट 300 रुपये होती है। एक माई स्टैम्प शीट में 12 स्टैम्प्स होती हैं, बिल्कुल सही, लेकिन प्रत्येक स्टैम्प की फेस वैल्यू की बात करें 5 रुपये होती है, ना कि 10 रुपये। A sheet typically contains 12 stamps with a face value of 5 rupees each। तो एक माई स्टैम्प शीट में 12 डाक टिकट होते हैं और प्रत्येक डाक टिकट का अंकित मूल्य 5 रुपये होता है और एक माई स्टैम्प शीट की कॉस्ट 300 रुपये होती है। Which of the following statements इज करेक्ट रिगार्डिंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। सिर्फ जो सेकंड पॉइंट है वो सही है। इन्वेस्टमेंट अंडर दिस स्कीम क्वालिफाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस योजना के अंतर्गत किया गया निवेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत लाभ के लिए पात्र होगा। फर्स्ट पॉइंट गलत क्यों है? देयर शैल बी ओनली वन डिपॉजिट in the account in multiple of INR 1000 rupees maximum not exceeding INR 30 lakh। तो अब जब भी सीनियर सिटीजन का एक खाता खोलना चाहता है उसमें आप सिर्फ एक ही डिपॉजिट कर सकते हैं, कम से कम 1000। इससे ज़्यादा करना चाहते हैं 1000 रुपये के मल्टीपल में कर सकते हैं और मैक्सिमम इसमें 30 लाख रुपये आप डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन एक खाते में आप सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नया खाता खुला जाएगा जब आप दोबारा से इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट गलत हो जाएगा, सिर्फ सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मंथली इनकम स्कीम इज, तो आपने इंटरेस्ट रेट ज़रूर याद कर लेने हैं, एग्जाम से पहले इनको ज़रूर देख के जाना है। इंटरेस्ट रेट और आरपीएलआई या पीएलआई के ऊपर बोनस रेट क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सही है? फर्स्ट ऑप्शन है, इफ वन forgets to pay one's premium in a particular month, he or she can pay the premium in the subsequent month by paying a minimum fine of 1% of premium amount per month। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष माह में अपना प्रीमियम भुगतान करना भूल जाता है तो वह प्रति माह प्रीमियम राशि का न्यूनतम 1% जुर्माना देकर अगले माह प्रीमियम का भुगतान कर सकता है। आपने पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसी ले रखी है और किसी महीने आप उसका प्रीमियम देना भूल जाते हैं तो पीएलआई के मामले में आप क्या कर सकते हैं, इस माह का प्रीमियम अगले माह में दे सकते हैं। इसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। कितना जुर्माना देना पड़ेगा? प्रति माह प्रीमियम राशि का न्यूनतम 1%, कि अगर आप 100 रुपये जमा करते हैं तो 100 रुपये का 1% कम से कम आपको उसके जुर्माने के रूप में देना होगा। इस तरह से अगले महीने में आप पिछले महीने का प्रीमियम जमा कर पाएंगे। अब पीएलआई पॉलिसी अप टू 5 लाख ऑफ सम एश्योर्ड विल बी नॉन मेडिकल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट, ये गलत है। तो 8th की करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगी। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है, सेकंड पॉइंट गलत क्यों है? PLI policy up to 2 lakh of sum assured will be non-medical irrespective of age limit, कि कोई भी PLI पॉलिसी एज लिमिट की परवाह किए बिना 2 लाख रुपए तक नॉन मेडिकल हो सकती है, लेकिन इसमें बोला है 5 लाख तक हो सकती है, जो कि गलत है। तो 2 लाख रुपए तक की बीमित राशि वाली PLI पॉलिसी आयु सीमा से परे गैर चिकित्सा होगी, यानी कि आपकी एज कितनी भी है, अगर आप PLI पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल हैं
2 लाख रुपए तक की पॉलिसी नॉन मेडिकल पॉलिसी हो सकती है। फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ पॉलिसी अप टू 5 लाख। अब 5 लाख रुपए तक के लिए भी आपको मेडिकल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किस मामले में? फॉर द एज ऑफ प्रपोजर नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। तो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि जो पॉलिसी ले रहा है उसकी आयु 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई भी 40 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति पीएलआई पॉलिसी ले रहा है तो वहाँ पर भी 5 लाख रुपए तक की पॉलिसी के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट बोला है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट के मामले में 2 लाख रुपए तक की पीएलआई पॉलिसी नॉन मेडिकल हो सकती है। अगर हम आरपीएलआई की बात करें, अप टू 1 लाख इन आरपीएलआई फॉर एज ऑफ प्रपोजर नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। 35 ईयर्स से ज़्यादा अगर किसी की आयु नहीं है तो वो व्यक्ति आरपीएलआई पॉलिसी 1 लाख रुपए तक ले सकता है नॉन मेडिकल के रूप में। यानी कि नॉन मेडिकल पॉलिसी आरपीएलआई की कब हो सकती है? अगर आपकी आयु 35 वर्ष से कम है और 1 लाख रुपए तक की पॉलिसी आप ले रहे हैं तो वो नॉन मेडिकल पॉलिसी हो सकती है। मेडिकल एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसीज। और बाकी अगर एज और ये लिमिट इससे ज़्यादा है, ठीक है, आप 2 लाख रुपए की आरपीएलआई पॉलिसी लेना चाहते हैं या आयु 35 ईयर से ज़्यादा है तो उस मामले में मेडिकल एग्जामिनेशन मैंडेटरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के बारे में सही है? फर्स्ट ऑप्शन है a minimum of 1 INR and a maximum of 10,000 NIR can be sent through electronic money order। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के माध्यम से आप न्यूनतम 1 INR और अधिकतम 10,000 INR भेज सकते हैं। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर रिसीवर कैन रिसीव द पेमेंट इन कैश। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का प्राप्तकर्ता भुगतान कैसे प्राप्त करेगा? कैश के रूप में नकद भुगतान प्राप्त करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। पहला और दूसरा पॉइंट दोनों ही सही हैं। बट इज एस्टेब्लिश्ड at the headquarters of a postal circle and deals with unclaimed and refused articles and articles without address or with undecipherable or incomplete address। पोस्टल सर्किल या डाक सर्किल के मुख्यालय में कौन सा ऐसा कार्यालय स्थित होता है जो कैसे लेखों का निपटान करता है? लावारिस लेखों का निपटान करता है, या मना किए हुए लेखों का निपटान करता है, या बिना पते वाले, या आधे अधूरे पते वाले, या ऐसे पते जिनके ऊपर पता लिखा है लेकिन स्पष्ट नहीं लिखा है। इस तरह के आर्टिकल्स का निपटान कौन सा कार्यालय करता है? इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा RLO। RLO की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटर्न्ड लेटर ऑफिस या पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा इस तरह के आर्टिकल्स का निपटान किया जाएगा। किस तरह के आर्टिकल? जो अनक्लेम्ड हैं, रिफ्यूज्ड हैं, जिनके ऊपर पता नहीं लिखा है या अस्पष्ट पता है या पता आधा अधूरा लिखा है। Which of the following is a branch of RMS where closed bags are received and dispatched and does not involve any sorting of letters? RMS की एक ऐसी शाखा, ऐसी ब्रांच जहाँ पे बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं और प्रेषित किए जाते हैं, और इस ब्रांच में पत्रों की छंटाई बिल्कुल भी शामिल नहीं है। यानी कि यहाँ पे पत्रों की छंटाई नहीं की जाती है, सिर्फ बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं और प्रेषित किए जाते हैं। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? डी, ट्रांजिट मेल ऑफिस। A branch of RMS where closed bags are received and dispatched, sorting of letters is not done in this unit। RMS की एक ऐसी शाखा जहाँ पे बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं और प्रेषित किए जाते हैं लेकिन पत्रों की छंटाई इस यूनिट में नहीं की जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिट मेल ऑफिस कहेंगे। और ट्रांजिट मेल ऑफिस का जो इंचार्ज होता है मेल गार्ड या मेल एजेंट होता है, और ये जो ट्रांजिट मेल ऑफिस होते हैं आवश्यकता के आधार पर कई सेटों में काम करते हैं। डी ऑप्शन सही आ जाएगी।
द ट्रैवलिंग ऑफिसेज ऑफ रेलवे मेल सर्विस वर्किंग ऑन रेलवे लाइन्स आर कॉल्ड। रेलवे लाइनों पर कार्यरत रेलवे मेल सेवा के यात्रा कार्यालयों को क्या कहा जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ जाएगा इन्हें ट्रांजिट सेक्शन कहा जाता है, परिवहन अनुभाग कहा जाता है। तो रेलवे मेल सर्विस के दो तरह के कार्यालय होते हैं, एक ट्रैवलिंग ऑफिसेज होते हैं, दूसरे स्टेशनरी ऑफिस यानी कि स्थिर कार्यालय होते हैं। तो ऐसे ट्रैवलिंग ऑफिसेज रेलवे मेल सर्विस के ऐसे यात्रा कार्यालय जो रेलवे लाइंस के ऊपर जाकर काम करते हैं उन्हें ट्रांजिट सेक्शन कहा जाता है। ट्रांजिट सेक्शंस आर ट्रैवलिंग ऑफिसेज ऑफ रेलवे मेल सर्विस वर्किंग ऑन अ रेलवे और रिवर स्टीमर लाइंस। ट्रांजिट सेक्शन रेलवे मेल सेवा के यात्रा कार्यालय होते हैं जो रेलवे या नदी स्टीमर लाइनों पर काम करते हैं। ऑफिसर इंचार्ज की बात करें तो ट्रांजिट सेक्शन के सेट का जो ऑफिसर इंचार्ज होता है मेल गार्ड या मेल एजेंट होता है। जो सेक्शन होते हैं, सेक्शंस आर नंबर्ड सीरियली एंड डेजिग्नेटेड बाय नेम ऑफ आरएमएस डिवीजन फॉलोड बाय सीरियल नंबर। तो इनका नामकरण कैसे किया जाता है? अनुभागों को क्रमिक रूप में क्रमांकित किया जाता है, सीरियली इनको नंबर दिया जाता है और आरएमएस डिवीजन के बाद सीरियल नंबर को ऐड करके इनका नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशनरी ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस where the work papers of the sections attached to it are prepared, checked and placed on record is called। रेलवे मेल सर्विस का एक ऐसा स्थिर कार्यालय जहां पर इस कार्यालय से जुड़े हुए जितने भी सेक्शन या अनुभाग होंगे उनके कार्यपत्रों को तैयार किया जाता है, उनकी जांच की जाती है और उनको रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो उस स्टेशनरी ऑफिस को हम क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिस कहेंगे। रिकॉर्ड ऑफिस क्या करता है? रिकॉर्ड ऑफिस अपने से जुड़े हुए सेक्शंस के अनुभागों के कार्यपत्रों को प्रिपेयर करता है, चेक करता है और रिकॉर्ड में रखने का काम करता है। रिकॉर्ड ऑफिस इज अ स्टेशनरी ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस। रिकॉर्ड ऑफिस रेलवे मेल सेवा का स्थिर कार्यालय होता है। जैसे हमने ट्रांजिट सेक्शन पढ़ा ऊपर, ट्रांजिट सेक्शन रेलवे मेल सर्विस के ट्रैवलिंग ऑफिस होते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस जो है रेलवे मेल सर्विस के स्टेशनरी ऑफिस होते हैं। और जो आपके रिकॉर्ड ऑफिस होते हैं अपने से जुड़े अनुभागों के कार्यपत्रों को तैयार करते हैं, उनकी जांच करते हैं और रिकॉर्ड में रखने का काम करते हैं। और इसके अलावा और क्या करते हैं? एंड बाय विच all forms, bags and stationery required for the use of those sections are supplied, कि जो भी अनुभाग रिकॉर्ड ऑफिस से जुड़े होंगे उन अनुभागों के लिए जैसे फॉर्म्स की ज़रूरत है या बैग्स की ज़रूरत है या स्टेशनरी की आवश्यकता है तो वो भी रिकॉर्ड ऑफिस अपने से जुड़े हुए अनुभागों को उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस इज डेजिग्नेटेड रिकॉर्ड ऑफिसर। रिकॉर्ड ऑफिस का जो प्रभारी अधिकारी होता है उसे रिकॉर्ड ऑफिसर कहा जाता है, अभिलेख अधिकारी कहा जाता है। A bag that is used to enclose the office files and other official papers and is closed by the secretariat or headquarters offices of the high officers for the high officers in camp and vice versa is called as। एक ऐसा थैला जिसमें कार्यालय की फाइलों या अन्य सरकारी कागजातों को संलग्न करने के लिए क्या जाता है? कि एक ऐसा थैला जिसमें आप क्या रख कर भेजते हैं? ऑफिस फाइल्स या अदर ऑफिशियल पेपर्स को रख कर भेजते हैं और जिसे सचिवालय या मुख्यालय के उच्च अधिकारियों के कार्यालयों द्वारा कैंप में गए उच्च अधिकारियों के लिए बंद किया जाता है या इसके विपरीत इसे भेजा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? ए ऑप्शन आपकी करेक्ट आ जाएगी, उसे कैंप बैग कहेंगे। अब कैंप बैग क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए हेडक्वार्टर है या सेक्रेटरीएट है, ठीक है, यहाँ से बाहर जाता है अगर कोई भी हाई ऑफिसर कहीं टूर पर जाता है या कहीं कैंप पर जाता है। अब इन दोनों के बीच में क्या आदान प्रदान हो रहा है? इन दोनों के बीच में ऑफिस फाइल्स या अदर ऑफिशियल पेपर्स का अगर आदान प्रदान हो रहा है तो वो कैसे किया जाएगा? कैंप बैग के माध्यम से किया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो जब भी कोई अधिकारी कहीं कैंप पर जाता है, अधिकारी के हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीएट द्वारा
कोई भी ऑफिशियल फाइल या ऑफिशियल पेपर अधिकारी को भेजना है तो कैंप बैग के माध्यम से भेजा जाएगा, या कैंप में गए हुए अधिकारी ने कोई अपनी ऑफिशियल फाइल या ऑफिशियल पेपर अपने हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट को भेजने हैं तो वो भी कैंप बैग में उनको डालकर भेजेगा। एक हमारे पास स्पेशल बैग होता है, स्पेशल बैग में भी आपके जो हाई ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए ही चीज़ें भेजी जाती हैं, लेकिन उसमें आर्टिकल्स वगैरह भेजे जाते हैं, ऑफिशियल फाइल्स या ऑफिशियल पेपर नहीं भेजे जाते हैं। A bag that is used between a sub office and its head office to enclose cash bags and articles, documents, etc. connected with accounts as well as correspondence unconnected with accounts from the head office to one of its sub offices and vice versa is called। एक बैग जो उप कार्यालय और उसके प्रधान कार्यालय के बीच उपयोग किया जाता है, ठीक है, एक थैला जिसका यूज कहाँ पे किया जाता है, एक हेड ऑफिस और सब ऑफिस के बीच में किया जाता है। और इस थैले में आप क्या क्या रख कर भेजते हैं, इसमें आप कैश बैग रख कर भेज सकते हैं, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्स जो कि अकाउंट से जुड़े होंगे, लेखों से जुड़े होंगे या उनसे असंबंधित पत्राचार भी इसमें रख कर भेजते हैं, जो कि सब ऑफिस से हेड ऑफिस के लिए या हेड ऑफिस से सब ऑफिस के लिए होगा। तो उसमें हम उस थैले को क्या कहते हैं, उसको अकाउंट बैग कहते हैं। अकाउंट बैग के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी हेड ऑफिस से सब ऑफिस को अकाउंट बैग भेजा जाएगा तो इसमें SO स्लिप रहती है, ठीक है। हेड ऑफिस से जब भी सब ऑफिस को अकाउंट बैग भेजा जाता है इसमें क्या रहती है, इसमें SO स्लिप रहती है। और जब सब ऑफिस से हेड ऑफिस को अकाउंट बैग भेजा जाता है इसमें SO डेली अकाउंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड बाय ए सेट of a transit section or mail office as well as abstracts and other documents prepared by it while at work are called। ट्रांजिट सेक्शन या मेल ऑफिस के एक सेट द्वारा प्राप्त या प्रेषित दस्तावेज, उनके साथ साथ जो काम के दौरान ये सार इत्यादि तैयार करते हैं या अन्य दस्तावेज तैयार करते हैं उसे क्या कहा जाएगा, वर्क पेपर्स कहा जाता है। तो कार्यपत्रों की डेफिनेशन क्या है, कार्यपत्र क्या होते हैं, ट्रांजिट सेक्शन या मेल ऑफिस के जो सेट होते हैं उन सेटों द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट प्राप्त किए जाते हैं या प्रेषित किए जाते हैं, इसके साथ साथ काम के दौरान अगर वो कोई एब्स्ट्रैक्ट या अदर डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को या एब्स्ट्रैक्ट्स को वर्क पेपर्स कहा जाता है। हु इज़ द हेड ऑफ पोस्टल सर्किल, डाक सर्किल का प्रमुख कौन होता है, करेक्ट आंसर ये आ जाएगा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होता है। विच ऑफिस कैन बुक मनी ऑर्डर फॉर एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस, सेना डाक घर के पते के लिए कौन सा कार्यालय मनी ऑर्डर बुक कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी आ जाएगा, मनी ऑर्डर और VP आर्टिकल सेना डाक घर के पते पर बुक नहीं किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नाइट पोस्ट ऑफिस, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रिकालीन डाकघरों के बारे में सही है। तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, नाइट पोस्ट ऑफिसेज आर ऑफिसेज विच ओपन्स फॉर एक्सटेंडेड आवर्स एंड आल्सो ऑन संडे। नाइट पोस्ट ऑफिस ऐसे डाकघर होते हैं जो विस्तारित समय के लिए काम करते हैं, यानी कि जैसे एक पोस्ट ऑफिस के मान लीजिए नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, तो नाइट पोस्ट ऑफिस 5 बजे के बाद भी काम करते हैं, एक्सटेंडेड आवर्स के लिए काम करते हैं। इसके अलावा ये संडे वाले दिन भी और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी काम कर सकते हैं। ओनली लिमिटेड सर्विसेज आर अवेलेबल इन नाइट पोस्ट ऑफिसेज। अब रात्रिकालीन डाकघरों में सभी प्रकार का काम नहीं होता है तो लिमिटेड सर्विसेज उपलब्ध करवाई जाती हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is correct, इनमें से कौन सा सही है, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। All kinds of saving bank services are available at head post offices। प्रधान डाक घरों में सभी प्रकार की बचत बैंक सेवाएं उपलब्ध होती हैं, बी ऑप्शन गलत है। All kinds of saving bank services are available at branch post offices। शाखा डाक घर में सभी प्रकार की बचत बैंक सेवाएं उपलब्ध होती हैं, नहीं होती हैं। तो जब हम टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस के बारे
बारे में करते हैं वहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि जो प्रथम 2 श्रेणी के डाकघर होते हैं वो सभी प्रकार की पोस्ट ऑफिस सर्विसेज लोगों को उपलब्ध करवाते हैं, सभी तरह की सेविंग बैंक सर्विसेज लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। तो पहली 2 श्रेणियों के डाकघर हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस होते हैं। अगर हम बात करें शाखा डाकघरों की तो शाखा डाकघरों में सभी तरह की सेविंग बैंक सर्विसेज उपलब्ध नहीं होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है पोस्टेज स्टैंप्स कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। डाक शुल्क के भुगतान के लिए डाक टिकटों का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। रेवेन्यू स्टैंप्स कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। राजस्व टिकटों का उपयोग डाक शुल्क के भुगतान के लिए नहीं किया जाता है। प्रॉपर इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। अगर आप फ्रैंकिंग इम्प्रेशन लगाते हैं किसी भी आर्टिकल के ऊपर तो उस उचित फ्रैंक इम्प्रेशन को भी डाक शुल्क के भुगतान के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी आ जाएगा। पहला और तीसरा पॉइंट सही है, सेकंड पॉइंट गलत क्यों है? रेवेन्यू स्टैंप्स ओनली सेल बाय पोस्ट ऑफिस बट नॉट इशूड बाय पोस्ट ऑफिस। रेवेन्यू स्टैंप्स डाक घर में सिर्फ बेचे जाते हैं, डाक घर के द्वारा इनको जारी नहीं किया जाता। और ये जो रेवेन्यू स्टैंप्स होती हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है और आप इनका यूज डाक शुल्क के भुगतान के लिए नहीं कर सकते। Who among the following is entitled to use service postage stamps on official postal articles? निम्नलिखित में से कौन सरकारी डाक वस्तुओं पर सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने का हकदार होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो सभी सर्विस पोस्टेज स्टैंप्स का यूज कर सकते हैं। All central government, state government, local bodies, judiciary and other tribunals shall be entitled to use service postage stamps on official postal articles sent by them. जितने भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, न्यायपालिका और अन्य न्यायाधिकरण हैं उनके द्वारा जब भी कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेजा जाता है तो वो उसके ऊपर डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए सेवा डाक टिकटों का उपयोग कर सकते हैं। Which of the following item is not prohibited to be sent by post? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु को डाक द्वारा भेजना प्रतिबंधित नहीं है? तो टेलीविज़न को आप डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। कोई भी एक्सप्लोजिव है, इन्फ्लेमेबल लिक्विड है या नारकोटिक्स है, इनको डाक के माध्यम से भेजने की अनुमति नहीं है। The mails meant for defense services personnel serving in army and air force are addressed to सेना और वायु सेना में सेवारत रक्षा सेवा कर्मियों के लिए भेजे जाने वाली डाक कौन से पते पर भेजी जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, इन्हें 56 APO या 99 APO के पते पर भेजा जाएगा। What is the name of mobile application used for clearance of letter box? लेटर बॉक्स की निकासी के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा लेटर बॉक्स क्लियरेंस के लिए अन्यथा एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा कथन गलत है? करेक्ट आंसर ये आ जाएगा डिफेस्ड नोट्स रिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ करेंसी डिपार्टमेंट मस्ट बी इंश्योर्ड बिफोर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट। मुद्रा विभाग की ओर से भेजे गए विकृत नोटों को डाक द्वारा प्रेषित करने से पहले बीमाकृत किया जाना चाहिए। अब जब भी डाक के माध्यम से हम करेंसी नोट भेजते हैं तो करेंसी नोट भेजते हैं आर्टिकल की इंश्योरेंस कंपलसरी हो जाती है, लेकिन जो डिफेस्ड नोट होते हैं जिसे करेंसी डिपार्टमेंट के द्वारा रिमिट किया गया हो उन नोट्स को, डिफेस्ड नोट्स को या विकृत नोटों को करेंसी नोट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है। एक्सप्रेशन करेंसी नोट्स डज नॉट इंक्लूड डिफेस्ड नोट्स, तो करेंसी नोट में आपके विकृत नोट शामिल नहीं होते हैं जिन्हें करेंसी डिपार्टमेंट की ओर से रिमिट किया गया हो। तो अगर ये डिफेस्ड नोट करेंसी नोट्स में नहीं आते हैं इसका मतलब इनकी इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं होती। अगर डाक के माध्यम से आपने ये भेजने या बिना इंश्योरेंस के भी इनको आप भेज सकते हैं, तो
इसमें फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगी। बैंक नोट्स मस्ट बी इंश्योर्ड बिफोर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट, अगर डाक के माध्यम से बैंक नोट भेजते हैं उनकी इंश्योरेंस कंपलसरी है। कॉइन, बुलियन एंड ज्वेलरी मस्ट बी इंश्योर्ड बिफोर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट, डाक द्वारा प्रेषण के लिए अगर कॉइन है, बुलियन है या ज्वेलरी है तो उसकी इंश्योरेंस भी कंपलसरी है। बाचेस हुज केसेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ गोल्ड मस्ट बी इंश्योर्ड बिफोर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट, ऐसी घड़ियां जिनके खोल पूरी तरह से सोने के बने हों उन्हें भी डाक के माध्यम से अगर आप भेजना चाहते हैं उनकी भी इंश्योरेंस कंपलसरी हो जाएगी। Which of the above statements are correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Fully prepaid articles with postage stamps can be posted in letter box. लेटर बॉक्स के माध्यम से आप ऐसे आर्टिकल को पोस्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर डाकशुल्क का पूरा भुगतान आपने डाक टिकटों के माध्यम से किया है। लेकिन अगर किसी डाक वस्तु के लिए डाकशुल्क का भुगतान आप फ्रैंकिंग इम्प्रेशन के माध्यम से करते हैं तो फ्रैंक्ड आर्टिकल आपको पोस्ट ऑफिस काउंटर पर प्रस्तुत करने होते हैं। आप इनको पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते, अगर डालते हैं तो इनको अनपेड आर्टिकल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है, दूसरा गलत हो जाएगा। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट अलाउड इन बुक पैकेट? बुक पैकेट में अधिकतम कितना वजन रखा जा सकता है? तो बुक पैकेट के माध्यम से आप मैक्सिमम 5 किलोग्राम वेट भेज सकते हैं। नेम ऑफ रजिस्टर्ड बुक पैकेट चेंज्ड टू बुक पोस्ट, हाउएवर प्राइसिंग टैरिफ स्लैब इज सेम एज एग्जिस्टिंग। ये आपकी जो बुक पैकेट सर्विस है इसका नया नाम क्या है? बुक पोस्ट है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, इसकी प्राइसिंग, इसके टैरिफ और स्लैब ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, सिर्फ इसका नाम बदलकर बुक पोस्ट किया जा चुका है। Which of the following is correct about a registered newspaper? पंजीकृत समाचार पत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट करेक्ट हैं। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन consisting wholly or in a great part of political or other news with or without advertisement। पंजीकृत समाचार पत्र एक प्रकाशन होता है जिसमें पूरी तरह से या बड़े हिस्से में पॉलिटिकल या अन्य न्यूज़ होती है और साथ में एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है या ये बिना एडवर्टाइजमेंट के भी हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पंजीकृत समाचार पत्र होते हैं इनके बड़े हिस्से में या पूरी तरह से इसमें पॉलिटिकल या अदर न्यूज़ होती है और इसके साथ एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है और ये बिना एडवर्टाइजमेंट के भी हो सकते हैं। इट इज़ पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर्स एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 31 डेज, और ये अधिकतम 31 दिनों के अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित किए जाते हैं। इफ़ such newspaper is registered in office of the superintendent or senior superintendent of post office of the area where newspaper is to be published, जहाँ पे न्यूज़पेपर प्रकाशित किया जाना है यह उस एरिया के सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में भी पंजीकृत होना चाहिए, तभी इसको रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की तरह ट्रीट करते हुए इसके ऊपर कंसेशनल रेट्स ऑफ पोस्टेज अप्लाई होंगे, यानी कि इसमें रियायती डाक दरें तभी लागू होंगी अगर जहां पे इसको पब्लिश किया जाना है उस एरिया के ये सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में रजिस्टर्ड होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What is the limit up to which one can insure mail articles at branch post offices? शाखा डाक घरों में डाक वस्तुओं का बीमा कराने की सीमा क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आर्टिकल्स की आप इंश्योरेंस ब्रांच पोस्ट ऑफिस में 600 रुपये तक के लिए कर सकते हैं। अप टू दी वैल्यू ऑफ ₹600 फॉर आर्टिकल्स बुकड एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस। अगर हम बात करें आर्टिकल्स की इंश्योरेंस की तो शाखा डाक घरों में आर्टिकल्स की इंश्योरेंस 600 रुपये तक की जा सकती है। अन्य डाक घरों में यानी कि उप डाक घरों और प्रधान कार्यालयों में 1 लाख रुपए तक के लिए आर्टिकल्स की इंश्योरेंस की जा सकती है। फिर अगर हम बात करें जो इंश्योरेंस वैल्यू होगी वो आर्टिकल के अंदर की सामग्री की रियल वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आर्टिकल में गोल्ड, कॉइन, बुलियन, गवर्नमेंट करेंसी नोट या बैंक नोट है या इनका कोई कॉम्बिनेशन है तो इंश्योरेंस उनकी एक्चुअल वैल्यू के लिए की जाएगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज इन इंडिया, निम्नलिखित में से भारत में हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, कंचनजंगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज वेस्ट वास्ट इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहती है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, नर्मदा नदी। बट इज दिस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कोर्ट्स which इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अवार्ड जजमेंट, वह कौन सी प्रणाली है जिसमें न्यायालय संविधान की व्याख्या करते हैं और निर्णय देते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, जुडिशरी। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। विच सिटी इज होस्टिंग दी 2024 समर ओलंपिक्स, कौन सा शहर 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी, अब कह सकते हैं मेजबानी किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको क्या सिखाते हैं कि भाई करंट में खेलों से संबंधित अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ज़रूर याद कर लेना है। व्हेन वाज छत्तीसगढ़ स्टेट वाज फॉर्म्ड, तो हम छत्तीसगढ़ सर्किल का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा है, आपने अपने स्टेट का कर लेना है। गांधी जी रेज्ड द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन के दौरान दिया था? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस और परफॉर्मिंग आर्ट डू नॉट बिलोंग टू छत्तीसगढ़, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य प्रदर्शन कला छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, लावणी नहीं है। आगे चलते हैं। रेणुका यादव द फर्स्ट वुमेन ओलंपियन ऑफ छत्तीसगढ़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, छत्तीसगढ़ की पहली महिला ओलंपियन रेणुका यादव किस खेल से जुड़ी हैं? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, हॉकी से जुड़ी हैं। स्ट्रॉन्ग मीन्स यू हैव अ हाई सेंस ऑफ मोरल एंड एथिकल बिहेवियर दैट अर्न्स रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, क्या मजबूत होने का अर्थ है कि आपके पास नैतिकता और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है जो दूसरों का सम्मान अर्जित करती है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं, पोस्टमैन के सेकंड पेपर को कवर करते हैं। इफ द केस ट्रांजिट बैग ऑफ अ मेल बैन is addressed to mail office of a terminal station by the mail office of a originating station, who should enter the van and after examining the seal and fastening open the case transit bag, यदि किसी मेल बैन का केस ट्रांजिट बैग प्रारंभिक स्टेशन के मेल ऑफिस द्वारा अंतिम स्टेशन के मेल ऑफिस के लिए संबोधित है, तो अंतिम स्टेशन पर जो मेल बैन होगी उसके अंदर कौन प्रवेश करने के बाद केस ट्रांजिट बैग की सील और जिसके साथ उसको बांधा गया है उस बंधन की जांच करेगा और उसके बाद केस ट्रांजिट बैग को खोलेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो जब भी किसी मेल बैन का केस ट्रांजिट बैग रिजनेटिंग स्टेशन के मेल ऑफिस यानी कि प्रारंभिक स्टेशन के मेल ऑफिस द्वारा टर्मिनल स्टेशन के मेल ऑफिस के लिए संबोधित किया जाता है, तो टर्मिनल स्टेशन पर हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट मेल बैन के अंदर प्रवेश करता है, वो केस ट्रांजिट बैग की अच्छे से जांच करता है और उसके बाद उसको खोलेगा। The orders issued by superintendent for the guidance of the subordinates in the performance of their duties in mail offices on all subject except alteration in mail list is called, डाक कार्यालयों में अपने अधीनस्थों के कर्तव्यों के पालन में डाक सूची में परिवर्तन को छोड़कर सभी विषयों पर मार्गदर्शन के लिए अधीक्षक द्वारा जारी किए गए आदेशों को क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बी ऑर्डर। बी ऑर्डर क्या चीज होती है? सुपरिटेंडेंट के अंडर मेल ऑफिस में जितने भी अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों के काम के मार्गदर्शन के लिए सुपरिटेंडेंट द्वारा जो ऑर्डर जारी किए जाते हैं उनको बी ऑर्डर कहा जाता है। और अगर हम सॉर्टिंग लिस्ट में परिवर्तन की बात करें, ए ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स इशूड बाय अ सुपरिटेंडेंट आरएमएस प्रेस्क्राइबिंग चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट, छंटाई सूचियों में परिवर्तन निर्धारित करने के लिए जब भी सुपरिटेंडेंट आरएमएस कोई आदेश जारी करता है उन आदेशों को ए आदेश कहा जाता है। बी ऑर्डर हमने कर लिया, गाइडेंस के लिए जारी किए जाते हैं। द लेटर टी विल बी प्रीफिक्स्ड
to the letter B. In the case of B, orders issued in connection with the disposal of camp articles and camp bags for high officials on tour. सरकारी उच्च अधिकारी जब भी टूर पर जाते हैं तो उनके कैंप आर्टिकल्स या कैंप बैग्स के निपटान के संबंध में अधीक्षक द्वारा जब भी बी ऑर्डर जारी किए जाते हैं तो उन बी ऑर्डर्स में बी शब्द के आगे टी शब्द लग जाता है और वो टीवी ऑर्डर बन जाते हैं। The orders issued by the superintendent prescribing the changes in sorting list are called. अधीक्षक द्वारा छंटाई सूचियों में परिवर्तन निर्धारित करने के लिए जो आदेश जारी किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ए ऑर्डर कहा जाता है। The forward bags received by a sorting or a transit mail office, whether taken out of transit bags or received loose, will remain in the custody of the until it is a time to dispatch them, and so long as the bags are not disposed of, they must be kept locked up in mailbox and key of which must always be retained by on his person. तो दो फिल इन दी ब्लैंक है, दोनों में सेम ही आंसर भरा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी क्या होता है सॉर्टिंग या ट्रांजिट मेल ऑफिस के द्वारा फॉरवर्ड बैग प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे थैले जिन्हें बिना खोले आगे भेजा जाना है। तो जब भी किसी सॉर्टिंग मेल ऑफिस या ट्रांजिट मेल ऑफिस के द्वारा फॉरवर्ड बैग प्राप्त किए जाते हैं, चाहे ये फॉरवर्ड बैग ट्रांजिट बैग से निकाले गए हों या खुले में प्राप्त हुए हों, जब तक इनको आगे भेजने का समय नहीं हो जाता उस समय तक ये किसकी कस्टडी में रहते हैं? तो ये हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की कस्टडी में रहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की कस्टडी में कैसे रहते हैं? इन फॉरवर्ड बैग्स को मेल बॉक्स के अंदर ताला लगा के रखा जाता है और उस ताले की चाबी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। एक और बी दोनों ही गलत हैं। अब गलत क्यों है? एन आर्टिकल इंश्योर्ड फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग ₹5,000 विल बी डिलीवर्ड इन ऑर्डिनरी मैनर। कोई भी आर्टिकल अगर उसकी इंश्योरेंस 5,000 रुपये से ज़्यादा के लिए नहीं किया तो सामान्य तरीके से उसका वितरण होगा, जो कि गलत है। तो ये जो लिमिट है, कोई भी आर्टिकल अगर उसकी इंश्योरेंस 500 रुपये तक है तो उसका सामान्य तरीके से वितरण किया जाएगा। तो अगर 500 रुपये से कम की इंश्योरेंस वाला कोई आर्टिकल है, नॉर्मली उसकी डाकिए के द्वारा जाकर घर में डिलीवरी की जाएगी। अगर 500 रुपये से ज़्यादा की इंश्योरेंस है, इंश्योर्ड फॉर मोर देन 500 रुपीज़ विल बी डिलीवर्ड एट पोस्ट ऑफिस विंडो। अगर किसी आर्टिकल की इंश्योरेंस 500 रुपये से ज़्यादा के लिए की गई है तो उसका वितरण डाक घर में ही किया जाएगा। सिर्फ उस आर्टिकल के आगमन की सूचना प्राप्तकर्ता को भेजी जाएगी। तो यहाँ पे ये लिमिट 5,000 दे रखी है जो कि 500 रुपये है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। If the addressee is not found at the address given on article, the article shall be detained in post office for a period not exceeding how many days from the date of its presentation to addressee or from the date it is last sent out for delivery as the case may be. तो क्वेश्चन में दिया है कि यदि लेख पर दिए गए पते पर प्राप्तकर्ता नहीं मिलता है, आपने एक आर्टिकल की डिलीवरी करने जाना है, आर्टिकल के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस के ऊपर आपको एड्रेसी या प्राप्तकर्ता नहीं मिलता है, तो उस आर्टिकल को डाक घर में अधिकतम कितने दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। उसे मैक्सिमम 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है। ये 7 दिनों की अवधि कब से गिनी जाएगी? तो जब इस आर्टिकल को लास्ट बार डिलीवरी के लिए भेजा गया था या फिर जब इसे प्राप्तकर्ता को प्रस्तुत किया गया था, उस डेट से ये 7 दिनों की अवधि तक रोक कर रखा जा सकता है। व्हाट विल बी द फीस फॉर रिडायरेक्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड लेटर व्हिच कैन नॉट बी डिलीवर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस टू व्हिच इट इज एड्रेस्ड ओइंग टू एड्रेसी बीइंग एल्सवेयर? किसी पंजीकृत पत्र के पुनर्निर्देशन के लिए क्या शुल्क लगेगा जिस पत्र को उसके प्राप्तकर्ता के कहीं और होने की वजह से उस डाकघर द्वारा वितरित नहीं किया जा सकता जिसके लिए इसे संबोधित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा
किसी भी रजिस्टर्ड आर्टिकल की रिडायरेक्शन कैसे की जाती है। अब मान लीजिए आपके डाकघर में एक पंजीकृत डाक वस्तु प्राप्त होती है, रजिस्टर्ड लेटर प्राप्त होता है, लेकिन उसका प्राप्तकर्ता तो किसी दूसरे डाकघर के वितरण क्षेत्र में रहता है, तो उस आप रजिस्टर्ड आर्टिकल को उस दूसरे डाकघर को भेज देते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिडायरेक्शन। और ये जो रिडायरेक्शन होगी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए फ्री ऑफ चार्ज होती है, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। Which of the following facilities are not provided by village postmen in rural areas in addition to their regular delivery work? ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण डाकियों द्वारा उनके नियमित वितरण कार्य के अतिरिक्त कौन सी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर फॉर्म तो वो साथ में लेकर नहीं जाते हैं, वो सिंपल मनी ऑर्डर फॉर्म अपने साथ लेके जाते हैं, लेकिन 10 रुपये का एक फॉर्म नहीं मिलता है। तो जब भी विलेज पोस्टमैन अपनी डिलीवरी का काम करने जाते हैं तो उसके साथ और वो क्या करते हैं? विलेज पोस्टमैन कैरी अ स्मॉल स्टॉक ऑफ पोस्ट स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, तो अपने साथ डाक टिकटों और स्टेशनरी का एक छोटा सा स्टॉक लेकर जाते हैं, और ऐसे स्टॉक लेकर जाते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं डिनोमिनेशंस के स्टॉक लेकर जाते हैं जिनकी लोगों को ज़्यादा आवश्यकता होती है। दे आल्सो कीप अ स्टॉक ऑफ कॉमनली रिक्वायर्ड पोस्टल फॉर्म्स लाइक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म्स। उसके बाद जो आवश्यक फॉर्म होते हैं जैसे एक्नॉलेजमेंट फॉर्म इत्यादि जिनकी लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनका भी छोटा सा स्टॉक अपने साथ लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन्स आर ऑर्डिनरली डेल्ट विद इन सेम मैनर एज अनक्लेम्ड आर्टिकल्स। ऐसी डाक वस्तुएं जो मृतक व्यक्तियों को संबोधित हों, उन आर्टिकल्स को अनक्लेम्ड आर्टिकल्स की तरह, लावारिस लेखों की तरह ट्रीट किया जाएगा। However, who are authorized to exercise their discretion in delivering such articles? तो ऐसी डाक वस्तुएं जो मृतकों को संबोधित है, उन डाक वस्तुओं के वितरण में अपने विवेक का इस्तेमाल करने के लिए किसको ऑथराइज किया जाता है? अब आप मृतक व्यक्ति को तो डिलीवरी कर नहीं सकते, किसको करेंगे? टू एनी नियर रिलेटिव ऑफ डिसीज्ड हु मे हैव अप्लाइड फॉर देम। तो उस मृतक का कोई भी निकट संबंधी जिसने उस मृतक की डाक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आवेदन किया हो। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखा जाएगा कि पोस्ट मास्टर किसी भी आर्टिकल की ऐसी डिलीवरी नहीं करेगा जो इंश्योर्ड हो, यानी कि आर्टिकल अनइंश्योर्ड होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कीमती सामान नहीं होना चाहिए, और आवेदक का उस डाक वस्तु को प्राप्त करने के अधिकार में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, कोई भी काउंटर क्लेमेंट नहीं होना चाहिए। दो व्यक्ति ये ना बोलें कि हमें आर्टिकल चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति होना चाहिए, प्रति दावेदार ना हो और ना ही कोई लड़ाई झगड़े की संभावना हो। तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। ऐसी सभी कंडीशंस के परे अगर वो आर्टिकल है तो पोस्ट मास्टर उस आर्टिकल की डिलीवरी मृतक के निकट संबंधी को करने में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन तभी करेगा जब ये सारी कंडीशंस वो आर्टिकल सेटिस्फाई कर रहा हो। Which one of the following statements is incorrect? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है। हेड पोस्टमैन में बी एम्प्लॉयड टू मेक इंक्वायरीज इनटू माइनर कंप्लेंट्स, वेरीफाई पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स एंड टेस्ट द वर्क ऑफ पोस्टमैन एंड लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स व्हेन दे कैन बी स्पेयर्ड फॉर सच अ पर्पस। प्रधान डाकिये को कौन कौन से काम दिए जा सकते हैं? मेक इंक्वायरी इनटू माइनर कंप्लेंट्स, छोटी मोटी शिकायतों की जांच करने, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स के भुगतान का सत्यापन करने, अन्य जो डाकिये होते हैं या लेटर बॉक्स अटेंडेंट होते हैं उनके काम का परीक्षण करने के लिए प्रधान डाकिये को नियोजित किया जा सकता है। और उसकी सर्विसेज का उपयोग नोडल डिलीवरी सेंटर एनडीसी में भी किया जा सकता है, लेकिन कब किया जाएगा? जब एनडीसी हेड ऑफिस में कार्यरत हो। तो अगर हेड ऑफिस में कोई एनडीसी नोडल डिलीवरी सेंटर काम कर रहा है तो प्रधान डाकिये की सेवाओं का उपयोग वहां पर भी किया जा सकता है। तो इनकरेक्ट पूछा है, दोनों ही सही है। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड बाई पोस्टमैन व्हाइल ऑन बीट? डाकिये को ड्यूटी पर रहते हुए कौन सी सेवाएं प्रदान करनी होती हैं? करेक्ट आंसर आएगा, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज उसे उपलब्ध करवानी होती हैं। It is a postman's duty to carefully examine every article made over to him for delivery and to bring at once to notice of any article that is open or damaged or that bears
द अपीयरेंस ऑफ हैविंग बीन टेम्पर्ड विद। तो ये डाकिए की ड्यूटी होती है कि डिलीवरी के लिए उसे जितने भी आर्टिकल दिए जाएं उन सब आर्टिकल्स की ध्यानपूर्वक जांच करे। क्यों जांच करे? ये देखने के लिए कि कोई भी आर्टिकल खुला ना हो या क्षतिग्रस्त ना हो या उसके साथ छेड़छाड़ ना हुई हो। लेकिन इस तरह का कोई आर्टिकल उसे मिलता है जो ओपन है या डैमेज है या उसके साथ छेड़छाड़ हुए होने की संभावना है, तो उस तरह के आर्टिकल के बारे में वो किसके ध्यान में तुरंत लाएगा? पोस्ट मास्टर के ध्यान में इस चीज को तुरंत लाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही है? पोस्टमैन while on duty can distribute advertisements, handbills, trade circulars or notices of any description on behalf of member of the public। डाकिए अपनी ड्यूटी के दौरान जनता की ओर से विज्ञापन, हैंडबिल, व्यापार परिपत्र या किसी भी प्रकार के नोटिस वितरित कर सकते हैं, जो कि गलत है। तो डाकिए जब ड्यूटी पर होते हैं वो जनता के सदस्यों की ओर से किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट, हैंडबिल, ट्रेड सर्कुलर या नोटिस का डिलीवर या वितरण नहीं करेंगे। ईच पोस्टमैन्स बीट इज फिक्स्ड बाई पोस्ट मास्टर। प्रत्येक डाकिए की गश्त पोस्ट मास्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। एंड ही मस्ट ऑन नो अकाउंट डेविएट फ्रॉम दी बीट प्रेस्क्राइब्ड। अब ये बीट क्या चीज होती है? वह कार्य क्षेत्र होता है जिसके भीतर डाकिए को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। सेम वो उसका डाकघर भी उसी में शामिल होगा जिस डाकघर से वो डाकिया जुड़ा होगा। तो डाकिए को किसी भी स्थिति में अपने कार्य क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? बी ऑप्शन करेक्ट है, पहले वाली गलत है। Which of the following is correct regarding payment of electronic money orders addressed to minors? नाबालिगों को संबोधित इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के भुगतान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। Where the minor is under years of discretion and is living with his parent or lawful guardian, payment should be made to parent or guardian on his signing the electronic money order on behalf of minor। जहां नाबालिग की आयु विवेकाधीन है, यानी कि वो बहुत बड़ा नहीं है, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और वो अपने माता पिता या वैध अभिभावक के साथ रह रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के ऊपर माइनर की ओर से माता पिता या वैध अभिभावक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे और पेरेंट या गार्जियन को ही उस इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाएगा। दूसरा, अगर माइनर इतना बड़ा हो चुका है, वो उस ट्रांजैक्शन की नेचर को समझ सकता है, उसको पता है कि मुझे ये पैसे मिल रहे हैं, यानी कि वो लेन देन की प्रकृति को समझने जितना बड़ा हो चुका है, लेकिन माइनर है, तो वहां पर आपने उस मनी ऑर्डर का भुगतान माइनर को ही करना है। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके पास करेक्ट आ जाएंगी। When a postman proceeds on his beat, he should carry with him in postman bag a small stock of and supply them to public when required। जब भी डाकिया अपनी गश्त में जाता है, अपने कार्य क्षेत्र में जाता है, तो उसे अपने पोस्टमैन बैग में किस चीज का स्मॉल स्टॉक या छोटा सा स्टॉक रखना चाहिए? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉर्म्स रिलेटिंग टू वैल्यू पेएबल सिस्टम, मूल्य दर प्रणाली से संबंधित प्रपत्रों का उसे छोटा सा स्टॉक अपने पास रखना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो लोगों को उपलब्ध करवा सके। Every postman must keep a book in the form in which before proceeding on his beat he should enter particulars of money orders and other articles entrusted to him for payment or delivery। प्रत्येक डाकिये को कौन से प्रपत्र के ऊपर एक पुस्तक का रखरखाव करना होगा, जिस पुस्तक के ऊपर डाकिया अपनी गश्त में जाने से पहले डिलीवरी के लिए प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स और अन्य लेखों के पर्टिकुलर्स या विवरण उस पुस्तक में दर्ज करेगा। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। MS-27 पोस्टमैन बुक जिसे कहा जाता है उसका रखरखाव करेगा। The aggregate value of insured or VP or COD or banking or money order or IPPV that may be made over at a time to a single postman for delivery should not ordinarily exceed rupees बीमाकृत VP, COD, banking, money order, IPPV का कुल मूल्य जो एक ही समय में डिलीवरी के लिए एक ही डाकिये को दिया जा सकता है सामान्यतः कितने रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा 40,000 रुपए से
से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कोई भी डाकिया है वो इंश्योर्ड आर्टिकल है, मान लीजिए उसके पास 1000 रुपये के इंश्योर्ड आर्टिकल है, फिर वीपी आर्टिकल है मान लीजिए 5000 रुपये के वीपी आर्टिकल है, सीओडी है 10,000 रुपये के सीओडी है, उसी तरह से बैंकिंग के लिए मनी ऑर्डर या आईपीपीवी के लिए उसको कुल मिलाकर 40,000 रुपये की राशि तक के आर्टिकल दिए जा सकते हैं, या फिर उसको 40,000 रुपये की नकदी दी जा सकती है। कुल मिलाकर इन सारी चीज़ों को, उसमें इंश्योर्ड, वीपी, सीओडी, बैंकिंग, मनी ऑर्डर, आईपीपीवी सारी चीज़ें शामिल रहेंगी। तो कुल मिलाकर 40,000 रुपये वैल्यू हो जाए, उससे ज़्यादा के ना आर्टिकल, वीपी, सीओडी, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। No postman is permitted to receive for delivery an insured article of greater value than 500 rupees। डाकिए को कोई भी ऐसा इंश्योर्ड आर्टिकल डिलीवरी के लिए प्राप्त नहीं करना है जिसकी इंश्योरेंस 500 रुपये से ज़्यादा के लिए की गई हो। और दूसरी बात, वो मैक्सिमम जो एग्रीगेट वैल्यू है 40,000 रुपये है, जिसके लिए वो इंश्योर्ड, वीपी, सीओडी, बैंकिंग, मनी ऑर्डर या आईपीपीवी के लिए पैसे प्राप्त कर सकता है। और डिविजनल हेड इस एग्रीगेट वैल्यू को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर सकता है, लेकिन वो कैसे करेगा? पुलिस के साथ पूरा परामर्श करेगा, प्रायर कंसल्टेशन विद पुलिस। तो सुपरिटेंडेंट पुलिस के साथ पहले परामर्श करेगा, उसी के बाद वो पोस्टमैन की जो एग्रीगेट वैल्यू है उसको 40,000 रुपये से 80,000 रुपये तक बढ़ा सकता है। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द इंश्योर्ड, वीपी और सीओडी और बैंकिंग और मनी ऑर्डर और आईपीपीवी sent out for delivery through a single AVPM और डाक सेवक should not normally exceed। एकल AVPM और डाक सेवक के माध्यम से डिलीवरी के लिए भेजे गए बीमित वीपी, सीओडी, बैंकिंग, मनी ऑर्डर या आईपीपीवी का कुल मूल्य सामान्यतः कितने रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए? तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 15,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे पोस्टमैन के लिए लिमिट कितनी है? 40,000 रुपये है, उसी तरह से AVPM के लिए ये लिमिट 15,000 रुपये है। और अगर इसको बढ़ाया जा सकता है मैक्सिमम 25,000 रुपये तक डिविजनल हेड के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। Who can receive a registered letter if the address is not available on the address at the time of delivery। यदि प्राप्तकर्ता डिलीवरी के समय पते पर उपलब्ध नहीं है तो पंजीकृत पत्र कौन प्राप्त कर सकता है? पर्सन हु इज ड्यूली ऑथराइज्ड टू रिसीव सच आर्टिकल ऑन हिज बिहाफ। ऐसा व्यक्ति जिसे प्राप्तकर्ता ने अपनी ओर से डाक वस्तुएं लेने के लिए विधिवत तरीके से अधिकृत किया हो, आप उसी को आर्टिकल की डिलीवरी करेंगे। एनी ब्लड रिलेटिव ऑफ एड्रेस, ये सिर्फ स्पीड पोस्ट के मामले में होगा, रजिस्टर्ड आर्टिकल के मामले में नहीं होगा। Which of the following stamps and seals are provided to every set in mail offices? निम्नलिखित में से कौन सी मोहरें और सीलें मेल कार्यालय के प्रत्येक सेट को प्रदान की जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। डेट स्टैंप, नेम स्टैंप, डेट सील और डिटेन लेट फी नोट पेड स्टैंप, ये सारी स्टैंप्स और सील्स की आपूर्ति मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट को की जाती है। द पोर्टफोलियो विल ऑलवेज रिमेन इन पर्सनल कस्टडी ऑफ। पोर्टफोलियो हमेशा किसकी निजी अभिरक्षा में रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, पोर्टफोलियो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड की निजी अभिरक्षा में रहता है। पोर्टफोलियो दिया किसको जाता है? ईच सेट ऑफ सेक्शन इज सप्लाइड विद पोर्टफोलियो। देखो सिर्फ अनुभाग, मेल ऑफिस की बात नहीं किया, मेल ऑफिस के सेट को पोर्टफोलियो नहीं दिया जाता है, अनुभाग के प्रत्येक सेट को एक पोर्टफोलियो की आपूर्ति की जाती है। इट इज प्रोवाइडेड विद द लॉक एंड की, इसके साथ ताला और चाबी भी दिए जाते हैं। इट वेयर्स द डेजिग्नेशन ऑफ सेक्शन एंड नंबर ऑफ सेट टू विच इट बिलोंग्स। ये जिस भी सेट का पोर्टफोलियो होगा उस सेट का नंबर, और वो सेट जिस भी सेक्शन का होगा उस सेक्शन का डेजिग्नेशन इसके ऊपर पेंट किया हुआ होता है। Who issues the stationery rate list which showing the quantity or number of articles of stationery to be supplied to each set of every section and mail office in division। स्टेशनरी दर सूची कौन जारी करता है? स्टेशनरी दर सूची में क्या होता है? मंडल के प्रत्येक अनुभाग और डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट को आपूर्ति की जाने वाली स्टेशनरी की वस्तुओं की मात्रा या संख्या दर्शाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। स्टेशनरी दर
सूची सुपरिटेंडेंट के द्वारा जारी की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व्ड बाय हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और रिपोर्टेड टू हिम बाय अदर सॉर्टिंग असिस्टेंट्स ऑफ द सेट। डेली रिपोर्ट में क्या शामिल होता है? इसमें अनियमितताओं को दर्ज किया जाता है, जो भी इरेगुलरिटीज होती हैं उसको डेली रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। कौन करता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट करता है। तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जो भी इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व करता है या सेट के अन्य सॉर्टिंग असिस्टेंट उसको जो भी इरेगुलरिटीज बताते हैं वो सारी इरेगुलरिटीज डेली रिपोर्ट में दर्ज की जाती हैं। नेम ऑफ ऑफिस और सेक्शन ऑफ द ऑफिशियल एट फॉल्ट और अदरवाइज कंसर्न्ड एंड अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ अकरेंस। अब जब इस तरह की इरेगुलरिटी अनियमितताओं को दर्ज किया जाता है, जो भी दोषी होगा, ठीक है, जिसने भी वो इरेगुलरिटी की है, या अन्यथा संबंधित अधिकारी के कार्यालय अनुभाग का नाम तथा घटना का संक्षिप्त विवरण भी इसमें दिया जाता है। अ टेलीग्राफ और फैक्स डिस्पैच्ड बाय द सेट, द मैसेज शुड बी कॉपीड where the time of dispatch, class and name of station from which it was sent should also be mentioned। सेट द्वारा भेजे गए टेलीग्राफ या फैक्स की प्रतिलिपि भी बनाई जाती है। ठीक है, सेट जो भी टेलीग्राफ या फैक्स भेजते हैं, अब तो नहीं भेजते हैं लेकिन फिर भी पढ़ लेना है, भेजते हैं उसकी भी प्रतिलिपि बनाई जाएगी, जिसमें प्रेषण का समय, क्लास, जिस स्टेशन से संदेश भेजा गया है, इन सारी चीज़ों को भी डेली रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Which of the following statements are correct regarding due mail list with reference to exchange of mail? डाक के आदान प्रदान के संदर्भ में ड्यू मेल लिस्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर सी आएगा। ड्यू मेल लिस्ट ऑफ अ सेक्शन, किसी भी अनुभाग की देय डाक सूची क्या दर्शाती है? shows the stations and that of mail office the hours at which mails are received and dispatched। तो उन घंटों को दर्शाती है, उन आवर्स को दर्शाती है जिनके दौरान डाक प्राप्त या प्रेषित की जाएगी। ड्यू मेल लिस्ट ऑफ अ सेक्शन शोज द डिटेल्स ऑफ मेल्स एंड इन व्हाट केसेस दे विल बी एनक्लोज्ड इन ट्रांजिट बैग्स। किसी अनुभाग की देय मेल सूची मेल का विवरण भी दर्शाती है और किस स्थिति में उन्हें ट्रांजिट बैग में संलग्न करके भेजना है उसके बारे में भी ड्यू मेल लिस्ट में दर्शाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following statements deal with the duties and responsibilities of mail guard or agent? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेल गार्ड या एजेंट के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित है? डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। The work connected with receipt, custody, sorting and dispatch of articles posted in van or office and of closed mails। ये जो मेल एजेंट या मेल गार्ड होते हैं, इनके कर्तव्यों में क्या चीज़ होती है? बंद डाक में, बैन या कार्यालय में जो भी आर्टिकल पोस्ट किए जाते हैं उनकी प्राप्ति करना, उनकी कस्टडी, उनकी अभिरक्षा, उनकी छंटाई और प्रेषण करना, ये सारे काम मेल एजेंट या मेल गार्ड के हैं। दे हैव नथिंग टू डू विद आर्टिकल्स कंटेन इन क्लोज्ड मेल्स मेड ओवर टू हिम फॉर डिस्पोजल। जो भी क्लोज्ड मेल डिस्पोजल के लिए मेल एजेंट या मेल गार्ड को दी जाएगी, वो क्लोज्ड मेल का ही निपटान करेंगे। क्लोज्ड मेल के अंदर के आर्टिकल्स का उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं होगा। The transit bags addressed to section or office are opened and the bags contained in them are disposed of by them। अनुभाग या कार्यालय को भेजे गए ट्रांजिट बैग मेल एजेंट या मेल गार्ड के द्वारा खोले जाएंगे और उनमें रखे बैगों का निपटान भी वही करते हैं। तो ये था हमारे पास छत्तीसगढ़ सर्किल का पीएसए का एमटीएस पोस्टमैन का 2024 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या किसी क्वेश्चन में आपको कोई गलती नज़र आए तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। अगर आपको इन क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए तो 2022, 23 और 24 के क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स अवेलेबल हैं। एमटीएस पोस्टमैन के लिए, पीए के लिए लेना चाहते हैं 23-24 के क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स मिल जाएंगी। थ्योरी वाली बुक लेना चाहते हैं जिसमें डिटेल में अच्छी तरह से हर पॉइंट को कवर किया गया हो तो ये बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक लेना चाहते हैं, क्वेश्चन बुक ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे साथ क्लासेस में जुड़ने के लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज आप हमें कर सकते हैं। धन्यवाद।